तो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SN रिएक्शंस भी बोलते हैं। SN जब बोलते हैं तो उसमें S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और N का मीनिंग होता है न्यूक्लियोफिलिक। दे आर ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या फिर SN रिएक्शंस, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से, अगर मैं एक रिएक्शन का एक एग्जांपल लूं, जैसे लेट अस से कोई एक रिएजेंट है, मान लीजिए RL, ठीक है, और इसकी रिएक्शन बेटा न्यूक्लियोफाइल के साथ हो, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये आप जानते हो। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग Nu- से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है ये भी आप जानते हो। सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई एक चीज हट गई, उसकी जगह आकर दूसरी चीज बैठ गई। तो ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि एक न्यूक्लियोफाइल इनिशिएट कर रहा है, जिसमें अटैकिंग पार्टिकल न्यूक्लियोफाइल है, those reactions are known as nucleophilic substitution reactions। जैसे कोई RL था और इसकी Nu- के साथ रिएक्शन हुई, इससे हमें प्रोडक्ट मिल गया RNU प्लस L, ठीक है। तो इस टाइप की एक टिपिकल रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन क्यों है ये आपको समझ में आ रहा होगा। L हट गया है, उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल आ गया है, और न्यूक्लियोफाइल ने इनिशिएट किया इस रिएक्शन को, अटैकिंग पार्टिकल न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पर हमें कुछ बेसिक टर्म्स पहले समझने हैं ताकि हम इन रिएक्शंस का एनालिसिस और अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है जिस पे रिएक्शन हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। दिस इज नोन एज द सबस्ट्रेट। इसके बारे में आप जानते हो, पहले मैंने वीडियो में कवर किया हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, इन रिएक्शंस को हम लोग जनरली किसी मीडियम में कराते हैं। जैसे हमने कोई मान लीजिए पानी ले लिया, एक्वस सोल्यूशन ले लिया, कोई ले लिया, तो यहाँ पर एक सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होता है। जैसे अगर मैं आपको इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दूं, जैसे ये तो एक जनरल एग्जाम्पल हो गया, अगर मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दूं तो वो हो जाएगा CH3Cl। जनरली एल्काइल हैलाइड्स में, एल्काइल हैलाइड्स आप समझते हो क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स। तो एल्काइल हैलाइड्स में इस तरह की रिएक्शंस काफी कॉमन होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एल्काइल हैलाइड्स में होता है, बहुत जगह पे होता है, बट एल्काइल हैलाइड्स में बहुत ज्यादा कॉमन है। तो जैसे एनसीईआरटी से अगर आप देखोगे तो ये रिएक्शंस आपको हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में आपको मिलेंगे। बहुत सारे कॉमन रिएक्शंस होते हैं एल्काइल हैलाइड्स में, दे आर वेरी कॉमन। तो CH3Cl को मैंने OH- से बेटा रिएक्ट करवाया इन वाटर, तो इससे मुझे मिल गया CH3OH plus Cl minus। So this is a specific example। तो वापिस से जरा हम एक बार डेफिनेशन पे आते हैं। तो जिस मॉलिक्यूल पर रिएक्शन हो रही होती है उसे सबस्ट्रेट बोलते हैं। जो अटैकिंग पार्टिकल है जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन हुई वो न्यूक्लियोफाइल है। दिस इज योर सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं द लीविंग ग्रुप, ठीक है। लीविंग ग्रुप कौन है? लीविंग ग्रुप वो है जो यहां से अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल गया। जैसे इस RL बॉन्ड में, या यहाँ पे जैसे आप देखो अगर, तो इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो उस पे डेल्टा माइनस होगा और कार्बन पे डेल्टा प्लस होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो ग्रुप है ना, जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स लेकर बाहर भग जाए, और यहाँ पे इस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ दिखाए हैं ये इसी बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स लीविंग ग्रुप, जो लीव कर गया अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, दैट इज नोन एज द लीविंग ग्रुप। तो ये 4 बेसिक टर्म्स हैं। सबस्ट्रेट, जैसे यहाँ पर ये चीज सबस्ट्रेट हो गई, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, पानी सॉल्वेंट हो गया, ये तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट है, एंड दिस इज द लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो मेनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज 4 टर्म्स फर्स्ट, दैट इज सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट एंड लिविंग ग्रुप। इनके बारे में एक एक करके हमको बात करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबस्ट्रेट से।
तो सबस्ट्रेट कुछ नहीं होता, सबस्ट्रेट वो पार्टिकल है जिसपे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जनरली जो सबस्ट्रेट होता है ना, जनरली मैं कह रहा हूं, हमेशा नहीं, बट जनरली जो सबस्ट्रेट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो एक हैलोजन डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा बेसिकली हैलोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें प्रेजेंट होता है हैलोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन। हैलोजन मतलब हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। एस्टेटीन जनरली नहीं कंसिडर करते हैं क्योंकि एस्टेटीन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बहुत स्टेबल नहीं होता है। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अगर हैलोजन डेरिवेटिव्स की क्लासिफिकेशन पढ़ें, अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा कि एसएन रिएक्शन सिर्फ हैलोजन डेरिवेटिव्स पे ही नहीं होती, बट हाँ हैलोजन डेरिवेटिव्स एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, प्रीडोमिनेंट एग्जांपल है एसएन रिएक्शन का, ठीक है। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ें स्टूडेंट्स, तो हैलोजन डेरिवेटिव्स जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। दे कैन आइदर बी एरोमेटिक और दे कैन बी एलिफेटिक, ठीक है। एरोमेटिक हो सकते हैं या एलिफेटिक हो सकते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कौन से होंगे? एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव हम उन्हें बोलेंगे, अराइल हैलाइड भी उन्हें बोलते हैं, जहां पर हैलोजन एटम डायरेक्टली जैसे मान लो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज क्लोरोबेंजीन, तो ये एक अराइल हैलाइड है ना, एल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। तो एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव उसे बोला जाएगा जहां पर जो आपका हैलोजन एटम है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो इनको हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं। अच्छा, एलिफेटिक वाले जो हैं वो फर्दर क्लासिफाई हो सकते हैं, एलिफेटिक वाले फर्दर क्लासिफाई हो सकते हैं इनटू अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में हो सकते हैं। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? एक मिनट, हाँ, अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें, अनसैचुरेटेड आर दोस जिसमें कि, अनसैचुरेटेड आर दोस बेटा जिसमें प्रेजेंट होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, या CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो ये सभी जो है वो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आते हैं जहां पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड। या फॉर एग्जांपल आप मान लो कि लेट अस से हमारे पास है इस टाइप का कोई प्रेजेंट है, ठीक है, CH2Cl। तो इन सब के कॉमन नेम्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इस ग्रुप को नोमेनक्लेचर में भी आपने पढ़ा होगा, इसको हम लोग विनाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। दिस ग्रुप इज नोन एज विनाइल। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों विनाइल क्लोराइड। ये सब कुछ कॉमन नेम्स हैं, हम लोग अपना बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं आगे की पढ़ाई के लिए। इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अलाइल। ये सब अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अनसैचुरेशन यहाँ पर है, मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का होना। तो इस ग्रुप को अलाइल बोलते हैं। सो दिस विल बी अलाइल क्लोराइड, ऑलराइट, ये अलाइल क्लोराइड हो जाएगा। और इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं बेंजाइल। सो दिस विल बी नोन एज बेंजाइल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, ऑलराइट। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये भी तो एरोमेटिक है, तो इसको आपने इस वाले में क्यों नहीं डाला? देखो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नो डाउट, बेंजीन रिंग है तो एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन ये हैलोजन डेरिवेटिव एरोमेटिक नहीं है। हैलोजन डेरिवेटिव को मैं एरोमेटिक की कैटेगरी में तभी डालूंगा जब उसमें जो हैलोजन एटम है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ये है अराइल हैलाइड और ये है बेंजाइल हैलाइड, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज में, अराइल और बेंजाइल में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस, ठीक है। ये कौन, तो देखिए मैं ये कह रहा था कि क्लोरोबेंजीन जैसे ये जो एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव है,
है ना, ये अराइल हैलाइड जिसको मैंने नाम दिया था, ठीक है। तो बेंजाइल और अराइल की प्रॉपर्टीज में बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इस हैलोजन, ये कंपाउंड तो एरोमेटिक है, बट ये हैलोजन डेरिवेटिव को मैं एरोमेटिक नहीं बोलूंगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं तुम्हें अभी समझा सकता हूं। देखो, अगर एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव होगा, जैसे ये एक अराइल हैलाइड है, ठीक है, तो अराइल हैलाइड में क्या होगा कि आप देख सकते हो, अगर ये हैलोजन एटम, ये जो भी है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, जो भी है, अगर ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है बेटा, तो यहाँ पे तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है, और पाई सिग्मा वाले लोन पेयर रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे तुम रेजोनेंस करा सकते हो, बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएंगे। और तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस बॉन्ड में, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहां पर पाई पाई सिग्मा सिग्मा लोन पेयर है, तो यहां पर क्लोरीन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ये बॉन्ड सिर्फ एक प्योर सिंगल बॉन्ड जैसा है, और इस बॉन्ड में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस। अब देखो, ये बात हम लोग आगे पढ़ेंगे चल के, कि जो हैलोजन डेरिवेटिव्स एरोमेटिक वाले हैं, उनमें इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है। जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस, और इस वजह से ये बॉन्ड टूटता नहीं है। और अगर ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, तो इनमें एसएन रिएक्शंस नहीं हो पाती। देखो भैया, ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड जब तोड़ोगे, तभी तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल वहां पे आके बैठेगा उसकी जगह पर। ये बात समझ में आ रही है? तो एसएन रिएक्शन होने के लिए ये कार्बन क्लोरीन वाला बॉन्ड टूटना चाहिए। तो एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव में एसएन रिएक्शंस डू नॉट टेक प्लेस इजिली। ये बात आपको अभी से ही समझ में आ गई। एसएन रिएक्शंस आर नॉट इजी, बहुत मुश्किल से हो पाती है एक्सट्रीम कंडीशंस में, ठीक है। नॉर्मल तरीके से एसएन रिएक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और आसानी से टूटता नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हैलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होगा, तभी हम उसे एरोमेटिक की कैटेगरी में डालेंगे। इसलिए इसको मैंने अनसैचुरेटेड बोला। ये कॉमन नेम्स तीनों के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। विनाइल इस ग्रुप को बोलते हैं, अलाइल इसको बोलते हैं, और बेंजाइल इसको बोलते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स, ठीक है। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं सैचुरेटेड वाले के बारे में। तो सैचुरेटेड जो है, ठीक है, सैचुरेटेड मतलब कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। अब सैचुरेटेड भी कई टाइप के हो सकते हैं। दे कैन बी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव क्या होंगे भाई? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव मतलब एक ही हैलोजन का एटम प्रेजेंट है उनमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से कि CH3Cl या CH3CH2Cl या CH3CH3Cl। अच्छा, इनकी हम लोग डिग्री भी डिफाइन कर सकते हैं। हैलोजन की डिग्री वही होती है जिस डिग्री ऑफ कार्बन से जुड़ा है। तो मिथाइल की तो कोई डिग्री नहीं होती, ठीक है, मिथाइल की 0 डिग्री है भाई, मिथाइल किसी और कार्बन से थोड़ी ना जुड़ा हुआ है। लेकिन ये क्लोरीन का एटम इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन खुद एक कार्बन से जुड़ा है। सो दिस इज अ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। सो दिस इज अ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये बना दूं CH3CH3CH3Cl, सो दिस इज अ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकते हैं। इस अल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री क्यों बोला गया, ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ 3 डिग्री कार्बन। जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ा है वही उसकी डिग्री होती है अल्काइल हैलाइड की। या फॉर इंस्टेंस मैं ये बना दूं, मान लो मैं ऐसा स्ट्रक्चर एक बना दूं, ठीक है, एक ब्रिजहेड टाइप का स्ट्रक्चर बना दूं। सो दिस इज ऑल्सो अ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो ये सब मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स हो गए। अच्छा, फिर इसके बाद डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सब कुछ नेम्स हैं जो बार बार पढ़ाई में आएंगे। डाई हैलोजन डेरिवेटिव क्या होंगे? जिसमें 2 हैलोजन प्रेजेंट हो, ठीक है।
तो अब अगर दोनों हैलोजन के एटम्स सेम साइट पर प्रेजेंट हैं, है ना, सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। ये कॉमन नेम है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन वगैरह कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सेम कार्बन पर अगर दो हेलोजन जुड़े हुए हैं, वो दोनों हेलोजन सेम भी हो सकते हैं, या जैसे एक क्लोरीन एक ब्रोमीन भी हो सकता है, तो इसको हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड, है ना, या जेम डाइहैलाइड बोलेंगे। जेमिनल डाइहैलाइड या जेम डाइहैलाइड, या फिर 1,1 डाइहैलाइड if both the halogen atoms are at the same position, ठीक है, so this is geminal। अच्छा, फिर इसी तरह से अगर दोनों हेलोजन एटम्स आजू बाजू पोजीशन पर आ जाएं, तो इसके लिए कॉमन नेम यूज किया जाता है विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, या फिर विस डाइहैलाइड, या फिर 1,2 डाइहैलाइड, ठीक है। दीज आर जस्ट कॉमन नेम्स जो बहुत बार हमारी पढ़ाई में आएंगे। मैं बोलूंगा प्रोडक्ट इज अ जेम डाइहैलाइड, तो आपको जेम का मतलब ही नहीं पता था, तो जेम का मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे जेम डाइऑल भी हो सकता है, तो जेम डाइऑल मतलब दोनों OH सेम कार्बन पे है। विस डाइऑल हो सकता है, विस डाइऑल मतलब दोनों OH आजू बाजू 1,2 पोजीशन पे है। तो जेम का मतलब होता है 1,1, विस का मतलब होता है 1,2, ठीक है। और ऐसा नहीं कि दो ही कार्बन है, मान लो 10 कार्बन का चेन है, अब उसमें कहीं पर भी दो आजू बाजू की पोजीशन पे दो क्लोरीन लगा हुआ है, तो वो विस हो जाएगा। विसिनिटी जैसे होता है ना, जैसे बोलते हैं ना, ही लिव्स इन माय विसिनिटी, तो ही लिव्स इन माय विसिनिटी मतलब मेरे घर के बगल में रहता है वो, ठीक है ना। उसी तरह ये क्लोरीन बगल बगल है एक दूसरे की विसिनिटी में, विसिनिटी मतलब पास पास, और ये जेमिनल है, सेम कार्बन पर है, तो ठीक है। और अगर इनमें से कुछ नहीं है, मान लो कोई रिलेशन ही नहीं है उनमें, एक क्लोरीन यहाँ लगा और एक क्लोरीन यहाँ लगा है, तो क्या बोलोगे इसको? अब ये जेमिनल तो नहीं है, विसिनल भी नहीं है, तो ऐसे केस में बोला जाता है आइसोलेटेड, मतलब कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच में, ये अपना अलग मस्त पड़ा है, ये अलग है, तो कोई रिलेशन नहीं है, तो इनको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड डाइहैलाइड, ठीक है। तो ये हो गया डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन। फिर इसी तरह से ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कि 3 हेलोजन एटम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा मशहूर मॉलिक्यूल होता है CHCl3। CHCl3 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। पुराने जमाने में जो चोर डाकू ठग होते थे वो इसको सुंघा के बेहोश कर देते थे, पिक्चरों में दिखाया जाता था, तो इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। या फिर फॉर एग्जाम्पल CHI3, इसको हम लोग आयोडोफॉर्म बोलते हैं, आयोडोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल याद रखो, ये आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट भी आएगा। ये येलो कलर का सॉलिड होता है, आयोडोफॉर्म इज अ येलो PPT, येलो सॉलिड होता है आयोडोफॉर्म। CHI3 येलो कलर का सॉलिड है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है कीटोन्स का, आगे देखेंगे। तो ये आयोडोफॉर्म हो गया। इसी तरह फिर टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव हो सकते हैं, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। तो टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे भाई, जहां पे 4 हेलोजन हो, जैसे CCl4, तो CCl4 क्या हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये आप जानते हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सबस्ट्रेट की पढ़ाई। सबस्ट्रेट वो होगा जिसपे रिएक्शन हो रही है, और सबस्ट्रेट हमेशा एल्काइल हैलाइड ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट एल्काइल हैलाइड हेलोजन डेरिवेटिव्स एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है SN रिएक्शन के। और ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो हमारी आगे की पढ़ाई के लिए जरूरी है, तो इसीलिए हमने इस क्लासिफिकेशन को यहाँ पर देखा है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द लीविंग ग्रुप। तो एक बार फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जनरल रिएक्शन एक बार लिखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कुछ RL है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैं किसी न्यूक्लियोफाइल से करवा रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्वेंट, ओके। और यहां से क्या हुआ कि ये L यहां से चला गया और उसकी जगह पर एक न्यूक्लियोफाइल आ गया,
अच्छा, ये जो L यहाँ से गया है तो ये अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर गया है, और यही दो इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने दिखाया है L पर, ठीक है, तो ये वही बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिनको लेकर ये बाहर चला गया, और जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर चला गया उसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं लीविंग ग्रुप। दिस इज नोन एज द लीविंग ग्रुप। ओके, तो अब एक लीविंग ग्रुप के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो लीविंग ग्रुप की तरह फंक्शन कर सकती हैं और कौन सी चीजें नहीं कर सकती हैं। व्हाट मेक्स अ लीविंग ग्रुप अ गुड लीविंग ग्रुप, ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो बेसिकली लीविंग ग्रुप का काम अगर हम लोग सोचें क्या है, तो हमको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा कि अच्छे लीविंग ग्रुप के अंदर क्या होना चाहिए। देखिए, लीविंग ग्रुप वो है जो अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के चला गया, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो एक अनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, हमेशा अनायन ही हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। जैसे कुछ बच्चे ऐसा इमेज बना लेते हैं कि लीविंग ग्रुप हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा। दिस इज नॉट नेसेसरी। कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, जैसे मान लो कोई ऐसा सिस्टम होता आर एल, और इस एल पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम लोग न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते। तो ऐसे केस में इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, ओके, तो ऐसे केस में जब ये यहाँ से निकलता बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर तो आर एन यू आ जाता, लेकिन एल पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ऐसी सिचुएशन आएगी, अभी आगे देखोगे। तो ये इन दोनों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब लेके निकलेगा तो ऐसे केस में इट विल लीव एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो ये भी लीविंग ग्रुप है। तो जनरली ज्यादातर लीविंग ग्रुप नेगेटिवली चार्ज ही होगा, बट इट कैन बी अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज वेल, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मैं थोड़ी देर में अभी एग्जांपल भी दूंगा इसका आपको, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा लीविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज हो, इट कैन बी अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल आल्सो, ठीक है। अच्छा, नाउ अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेक्स अ लिविंग ग्रुप अ गुड लिविंग ग्रुप, है ना, किसको हम बोलेंगे अच्छा लिविंग ग्रुप। देखिए, अच्छा लिविंग ग्रुप वो होगा विच इज बेसिकली स्टेबल अनायन हो। अगर हम अनायन से समझे पहले, चलो मान लो, ठीक है, तो जो एक स्टेबल अनायन हो, मतलब वो अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के जब एल माइनस की तरह ये स्पीसीज बना रहा है, तो बेसिकली ये स्पीसीज स्टेबल होनी चाहिए। ये स्पीसीज जितना स्टेबल होगी उतना अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाएगा, है ना, जितना स्टेबल फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर सकता है उन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, ठीक है। तो अब क्या है कि एक जनरल स्टेटमेंट दिया जाता है, पहले मैं वो स्टेटमेंट लिख देता हूं, ठीक है, एंड दैट इज कि वीक बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप्स। फिर मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूं कहां से आता है ये। वीक बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप, जितना वीक बेस होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। और ये समझना बहुत आसान है, ठीक है, तुमको कुछ नहीं करना है, वो जो एल माइनस है ना, तुम उसका कॉन्जुगेट एसिड कंसीडर कर लो, ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट एसिड मान लो HL हो गया, एल माइनस का कॉन्जुगेट एसिड हो गया HL। नाउ सपोज बेटा कि HL एक एसिड है, ठीक है, अब ये एसिड जब आयनाइज करेगा तो ये बनाएगा H प्लस एक्वस प्लस एल माइनस एक्वस, ठीक है, तो H प्लस एक्वस प्लस एल माइनस एक्वस बनाया, ये एसिड हो गया, ये एल माइनस उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब हम लोग जब जीओसी पढ़ते थे तो वहां पे हम बोलते थे कि ये इक्विलिब्रियम जितना ज्यादा आगे जाएगा, जितना ज्यादा ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा HL। The more the equilibrium shifts in the forward direction, the stronger will be the acid, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड कब जाएगा, जब कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो। भाई, इक्विलिब्रियम की पोजीशन स्टेबिलिटी से कंट्रोल होती है ना, तो जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट होगा, ठीक है, जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट होगा मतलब एल माइनस उतना स्टेबल है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। एंड वी ऑल नो कि स्ट्रॉन्गर इज द एसिड देन वीकर इज द कॉन्जुगेट बेस। तो बेसिकली ये सारी चीजों को अब रिलेट करो। अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है मतलब जितना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग है उतना ज्यादा इक्विलिब्रियम आगे जा रहा है। इक्विलिब्रियम आगे जा रहा है इसका मतलब
L माइनस एक स्टेबल अनायन है, L माइनस स्टेबल अनायन है मतलब वो एक गुड लीविंग ग्रुप भी है। भाई L माइनस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए कि वो एक स्टेबल अनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करे, वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाए तो स्टेबिलिटी के साथ उसको लेके बैठा रहे, वापिस रिएक्ट करने नहीं आए, चुपचाप पड़ा रहे, तो बस स्टेबल जो चीज पड़ी हुई है रिएक्ट नहीं कर रही है वो स्टेबल है। L माइनस अच्छा लीविंग ग्रुप होने के लिए एक स्टेबल अनायन होना चाहिए। और अगर वो स्टेबल अनायन है, ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो ये वीक बेस भी तो होगा, और एसिड बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करना हमने सीखा हुआ है। तो जितना वीक बेस होगा उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में लीविंग ग्रुप ऑर्डर कंपेयर करो, तो हमें मालूम है डाउन द ग्रुप जाने पे एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। तो HI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, HI अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो I माइनस इज द वीकेस्ट बेस, मान लो इस तरह से इनको सोच लो, है ना। और जितना वीक बेस होगा उतना अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाएगा। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे आप मच मच ग्रेटर देन लगा सकते हो, फ्लोरीन जो है एक वेरी पुअर लीविंग ग्रुप होता है। भाई वो अनायन जितना स्टेबल है, बहुत सारे तरीकों से इसको सोच सकते हो, वीक बेस है, या ऐसे भी सोच सकते हो, शुरू में अगर जीओसी के लेक्चर्स तुम्हें याद आ रहे हो तो I माइनस का साइज बड़ा है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा जगह पर फैला हुआ है, तो जितनी ज्यादा जगह पर नेगेटिव चार्ज फैला है उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी है, ठीक है। सो इट मस्ट बी अ स्टेबल अनायन एंड वीक बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप्स, ठीक है। तो आइए मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स करवाता हूं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3O माइनस और CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। दिस इज मिथॉक्साइड और ये है एसीटेट अनायन, है ना, ये मिथॉक्साइड है, मिथानॉल से बना है, ठीक है। भाई जैसे अगर मान लो ये रहता है ना CH3OH रहता तो इसको क्या बोलते हैं, मीथानॉल बोलते हैं, और इसमें से H प्लस निकल गया तो इसको एल्कोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो CH3O माइनस और एसीटेट में से विच इज द बेटर लिविंग ग्रुप, ये कंपैरिजन करना है हमें। तो अब यहाँ पे तुम कैसे सोच सकते हो, भाई एक तो तुम इनके एसिड बना के देख लो, तो इसका एसिड बनेगा एल्कोहल, इसका एसिड बनेगा एसिटिक एसिड, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि एसिटिक एसिड जो है वो एल्कोहल से एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, और कॉन्जुगेट बेस वीक होगा तो ये एक बेहतर लिविंग ग्रुप हो गया। या ऐसे भी सोच सकते थे कि भैया ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल अनायन है, तो जितना स्टेबल अनायन उतना अच्छा लिविंग ग्रुप, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि CH3O माइनस और PHO माइनस में विच इज द बेटर लिविंग ग्रुप, सो अगेन ये बेटर लिविंग ग्रुप हो जाएगा, दिस विल बी अ गुड लिविंग ग्रुप। कैसे सोचोगे, एसिड बना के देख सकते हो, PHOH फिनॉल और इसका एसिड CH3OH मिथानॉल, फिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, ऐसे सोच सकते हो, और फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस वीकर होगा। या ऐसे सोच सकते हो भाई इसमें रेजोनेंस हो रहा होगा ना, अरे इसका स्ट्रक्चर ये होगा ना भाई, तो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज अनायन, ये ज्यादा स्टेबल अनायन है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप हो गया। या फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हें बोला गया कि CH3SO3 माइनस, ठीक है, एंड CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, इन दोनों में ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, तो ये सल्फोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। सल्फोनिक एसिड हमने पढ़ा है शुरू में ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, तो सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्गर है तो कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, और कॉन्जुगेट बेस वीक होगा तो ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर और ऐसे भी सोच सकते हो कि जिसमें भी रेजोनेंस हो रहा है इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें तीन तीन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और यहाँ पर बनेंगे 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस है उतना बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और है हमारे सामने। तो OH माइनस और HS माइनस में विच विल बी द बेटर लिविंग ग्रुप,
तो SH माइनस विल बी द बेटर लीविंग ग्रुप। इनफैक्ट OH माइनस कभी लीविंग ग्रुप की तरह काम नहीं करता है, क्योंकि OH माइनस एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम कंपेयर करें भाई H2O H2S, तो डाउन द ग्रुप जाने पे एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है। H2S इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2O। तो H2S अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीकर होगा, और वीकर है तो ज्यादा बेटर लीविंग ग्रुप होगा, ठीक है। एसीटेट और फिनॉल के कॉन्जुगेट बेस में, है ना, विच विल बी द बेटर लीविंग ग्रुप, तो ये बेटर लीविंग ग्रुप होगा। हो सकता है आपके मन में सवाल आए कि सर रेजोनेंस तो यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे तो हमने स्टेबिलिटी साइज से कंपेयर करी ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सल्फर पे है, यहाँ ऑक्सीजन पे है। तो डाउन द ग्रुप कभी भी जाते हैं तो साइज से ही सोचते हैं वहां पर, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में मैं अगर कंपैरिजन करूं तो रेजोनेंस तो दोनों जगह हो रहा है, बट यहाँ पर इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे ना बेटा, यहाँ पर बनेंगे दो इक्विवेलेंट आरएस। तो इक्विवेलेंट आरएस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं तो रेजोनेंस का पावर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा, बट यहाँ पर नॉन इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल है। और तुम्हें ये बात मालूम है कि एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। ये बात एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में हमने देखी थी। तो एसिटिक एसिड अगर फिनॉल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, और कॉन्जुगेट बेस अगर वीक है तो वो बेटर लीविंग ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ बड़े कॉमन एग्जांपल्स होते हैं ऑफ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, जिनके कुछ शॉर्ट फॉर्म नाम भी होते हैं। तो वो नाम ऐसे बहुत ज्यादा याद नहीं करने, बट हाँ क्वेश्चन में कभी कभी दिखे तो समझ जाना है कि ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, ठीक है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सम गुड लिविंग ग्रुप्स। कुछ बड़े पॉपुलर बड़े अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। और ये सभी सल्फोनिक एसिड से डिराइव होते हैं, ठीक है, क्योंकि सल्फोनिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड में माना जाता है। उसका कॉन्जुगेट बेस नो डाउट बहुत वीक होगा, और कॉन्जुगेट बेस अगर वीक है तो वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। जैसे बेटा एक होता है ये लिविंग ग्रुप, ठीक है, ये एक बड़ा मशहूर लिविंग ग्रुप है, ये अक्सर सवालों में आपको दिखाई देगा, दिस लिविंग ग्रुप। तो इसको हम लोग नाम देते हैं पैराटोल्यूइन, पैराटोल्यूइन सल्फोनेट। सल्फोनिक एसिड का अनायन है, ठीक है। जैसे कार्बोनिक एसिड का कार्बोनेट होता है, नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट होता है, तो सल्फोनिक एसिड का सल्फोनेट। और पैरा पोजीशन पे ये चीज तुम जानते हो, इसको टॉल्वीन बोलते हैं, जानते हो नहीं जानते हो इसको? दिस इज टॉल्वीन, बेंजीन रिंग पे CH3 लगा है, तो इसको बोलते हैं पैराटोल्वीन सल्फोनेट। पैराटोल्वीन सल्फोनेट इसका नाम है। प्यार से इसको बोला जाता है टोसाइलेट। टोसाइलेट बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, OTS माइनस बोल दो या TSO माइनस, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो O माइनस है ये वाला ऑक्सीजन हो गया, और ये जो बाकी बची हुई पूरी चीज है, बाकी बची हुई पूरी चीज समझ में आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको तुमने प्यार से क्या बोल दिया, TS लिख दिया इसकी जगह पे। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सल्फोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है यार, तो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा ही, वीक बेस होगा। तो TSO माइनस इसको बोलते हैं टोसाइलेट, है ना, जैसे इस तरह से लिखा रहेगा ये, जैसे किसी सबस्ट्रेट से जब जुड़ा होगा तो ऐसे रहेगा, ROTS ऐसे लिखा रहेगा। ROTS है तो बस इसको तुम यहाँ से निकाल दोगे, तो ये निकल जाएगा, इधर कुछ अपना R प्लस मान लो बन गया, और ये बन गया OTS माइनस। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है पैराटोल्वीन सल्फोनेट, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके स्ट्रक्चर ऐसे बैठ के रट्टा नहीं मारने हैं, हाँ, लेकिन ये TS दिखे तो समझ जाना है कि भैया ये अच्छे लिविंग ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसी तरह से एक होता है मिथाइल सल्फोनेट। सब सल्फोनिक एसिड वाला है बेटा, सारा का सारा सल्फोनिक एसिड वाला है, ठीक है। मिथाइल सल्फोनेट, मिथाइल सल्फोनेट, ठीक है।
इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं मिसाइलेट। इसका नाम होता है मिसाइलेट। ठीक है, मिसाइलेट बोलते हैं। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं MsO माइनस। तो ये O माइनस समझ रहे हो, ये वाला ऑक्सीजन हो गया, और बाकी चीज के लिए तुमने MS लिख दिया, तो मिसाइलेट बोलते हैं इसे। ठीक है। फिर एक और बड़ा मशहूर लिविंग ग्रुप होता है CF3S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस। दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर लिविंग ग्रुप। इसको बोलते हैं ट्राईफ्लोरोमिथाइल। ट्राईफ्लोरोमिथाइल। देखो इसका नाम इससे सोचो, ये मिथाइल था, ये ट्राईफ्लोरोमिथाइल सल्फोनेट। ट्राईफ्लोरोमिथाइल सल्फोनेट, प्यार से इसको बुलाया जाता है ट्रिफलेट। ट्रिफलेट। ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं OTF माइनस से, ट्रिफलेट बोलते हैं। और इसको सुपर लिविंग ग्रुप भी बोला जाता है। बहुत भयंकर, सबसे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप्स। और क्यों है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसका एसिड बना के देख लो यार। एसिड इसका बनाओगे तो पहले तो सल्फोनिक एसिड वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर से तुमने तीन तीन फ्लोरीन लगा दिए जो कि भयंकर माइनस आई लगाते हैं। और माइनस आई लगने से क्या होता है, हमेशा एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। समझ रहे हो बात को? तो इसका कॉन्जुगेट एसिड एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बेस, जो बेस बना है वो बहुत वीक है, और जितना वीक है उतना अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो इसको बोलते हैं ट्राईफ्लोरोमिथाइल सल्फोनेट, ऑल्सो नोन एज ट्रिफलेट, ऑल्सो नोन एज सुपर लिविंग ग्रुप। शॉर्ट फॉर्म में TFO माइनस। ये O माइनस ये वाला ऑक्सीजन हो गया, बाकी पूरी चीज को तुमने प्यार से TF बोल दिया। ठीक है। ये सब नाम है, ऐसे स्ट्रक्चर रट्टा नहीं मारना, बट हाँ दिखे तो समझ जाना। फिर और होता है इसी तरह से, जैसे बेंजीन रिंग पे वहां पे टॉल्वीन लगाए थे, यहाँ BR लगा दो, तो इसको बोलते हैं ब्रोसाइलेट। ठीक है, दिस इज नोन एज ब्रोसाइलेट, छोटा नाम है इसका, ब्रोसाइलेट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं BSO माइनस से, ब्रोसाइलेट। इसी तरह से होता है नोसाइलेट, नाइट्रो ग्रुप लगा दो वहां पर। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप लगा दो। सब सल्फोनिक एसिड से डिराइव्ड हैं। सल्फोनिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक ही होगा और अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। यहाँ पे NO2 लगा दो, इसको बेटा बोलते हैं नोसाइलेट। दिस इज नोन एज नोसाइलेट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है NSO माइनस, ब्रोसाइलेट, नोसाइलेट एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये सब कुछ बड़े मशहूर एग्जाम्पल हैं अच्छे लिविंग ग्रुप के, तो इनको ध्यान रखिएगा आप। ये O माइनस यहाँ पर आ गया, ये सब क्वेश्चन में दिख सकते हैं कई बार। ठीक है, तो बस पता होना चाहिए इनके बारे में। ऐसे क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि इसमें से कौन सा टोसाइलेट है, इसमें से कौन सा ब्रोसाइलेट है, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। हाँ कहीं पर दिखे तो पहचान जाना है कि इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अच्छा, मान लो अगर कभी कोई पूछे कि एसीटेट, या नहीं नहीं नहीं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि मिसाइलेट, मिसाइलेट और ट्रिफलेट, इन दोनों में से विच इज द बेटर लिविंग ग्रुप, तो क्या जवाब देंगे हम लोग? मिसाइलेट और ट्रिफलेट में ट्रिफलेट इज द बेटर लिविंग ग्रुप, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज तो दोनों है, बट साथ साथ यहाँ पर CF3 का माइनस आई भी है ना, तो इस कॉन्जुगेट बेस को और ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो ट्रिफलेट को तो सुपर लिविंग ग्रुप बोला गया है बेटा, सुपर लिविंग ग्रुप बोला गया है। ठीक है, तो इसलिए ट्रिफलेट माइनस आई और फ्लोरीन की वजह से एक बेटर लिविंग ग्रुप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये कभी कभी बात हो जाए, मान लो जैसे हम लोग बात करें ROH के बारे में, एल्कोहल्स के बारे में बात करें। ठीक है, तो एल्कोहल्स जो है वो कभी भी बेसिक मीडियम में लिविंग ग्रुप की तरह काम नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर बेसिक मीडियम में इस OH को आप लीव कराओगे तो ये लीव करेगा R प्लस प्लस OH माइनस की तरह ना। OH माइनस तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये रिएक्शन इस तरह से कभी नहीं होगी, है ना। OH माइनस कैन नॉट एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन अगर हम लोग बच्चों एल्कोहल को एसिडिक मीडियम में रख दें, एसिडिक मीडियम में रख देते हैं, दैट इज H प्लस की प्रेजेंस में रखते हैं,
तो क्या होता है कि ये OH ग्रुप प्रोटोनेट हो जाता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इस H+ को डोनेट कर देता है, H+ को जब डोनेट करता है तो ये बना देता है ROH2 और इस पर आ जाता है प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखो वो पहला वाला एग्जांपल याद आ रहा है कि लीविंग ग्रुप न्यूट्रल भी हो सकता है। तो अब अल्कोहल बेसिक मीडियम में था तब तो लीविंग ग्रुप की तरह काम नहीं कर पाया, क्योंकि बेसिक मीडियम में अगर उसको लीव करना था देन इट हैड टू लीव एज OH माइनस विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। बट अगर मीडियम एसिडिक ले लिया तो ये प्रोटोनेट हो जाता है और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इस फॉर्म में जब वो लीव करेगा तो नाउ इट विल नॉट लीव एज OH माइनस बट इंस्टेड इट विल लीव एज H2O। तो अभी वो बना लेगा R प्लस प्लस H2O, and H2O dear students is not a strong base, it's a weak base। H2O एक वीक बेस है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो सकती है, और ये आपको एग्जाम्पल भी मिल गया कि लीविंग ग्रुप इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अल्कोहल में बेसिक मीडियम में रिएक्शन नहीं होती, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपसे कभी कोई पूछे कि OH माइनस और पानी में अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है, तो पानी है। RO माइनस और ROH में अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है, तो ROH है। ठीक है, PHO माइनस और PHOH में अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है, PHOH है। CH3C डबल बॉन्ड O माइनस और CH3C डबल बॉन्ड OH में अच्छा लीविंग ग्रुप कौन है, तो CH3COH है। ठीक है, तो ये हुई पूरी लीविंग ग्रुप की कहानी। ठीक है,